हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग एसएससी सीजीएल की इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज करने जा रहे हैं सेट नंबर 25। दैट मीन्स कि 24 सेट हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं। 24 सेट्स का मतलब 8 डेज के हम लोग क्वेश्चन लगा चुके हैं। नहीं 8 नहीं, 24 में 6 डेज के हम लोग लगा चुके हैं, क्योंकि एक दिन में 4 होता है तो 6 डेज में हो गया। अब हमारे पास 4 दिन का और बचा है। 24 का बचा है, 5 का बचा है, 26 का बचा है और 27 का बचा है। बस इतना बचा हुआ है। मतलब ये हुआ कि 16 पेपर के करीब और होंगे हमारे पास, जिसमें से कि 24 जुलाई 2023 को आज हम स्टार्ट करने ही जा रहे हैं। और ये आज शिफ्ट फर्स्ट का पेपर शुरू, तो आज शिफ्ट फर्स्ट का हो जाएगा, कल सेकंड का, उसके बाद थर्ड का, फिर फोर्थ का, उसके बाद 24 का ख़त्म हो जाएगा। मतलब यूं ही देखते देखते हम लोग इसको ही फिनिश कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि नवंबर में तो शायद पूरा ना हो पाएगा, दिसंबर का फर्स्ट वीक लग ही जाएगा। चलिए, तो पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा और देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और आज का आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला ही क्वेश्चन क्या है? रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन हो गया। बाप रे, शुरुआत ही इसी से कर दिया इन्होंने। चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। कुछ भी हो, करना तो हमको है ही है यार। तो स्टार्ट करो। देखो पहले देखो लिखा हुआ है कि द मोस्ट एसेंशियल थिंग आई लर्न फ्रॉम रेडी नाउ। रेडी नाउ कोई चीज़ है, मैं जरा इसको क्लियर कर देता हूँ, आपको ठीक ना दिख रहा होगा। लिखा द मोस्ट एसेंशियल थिंग आई लर्न फ्रॉम रेडी नाउ। रेडी नाउ मतलब कोई बुक या कोई साइट होगी। वाज वो क्या था कि नीड ऑफ हैविंग अ बैकअप प्लान इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। इमरजेंसी की केस में आपके पास कोई ना कोई बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए। सी स्टेटेड, ऐसा वो बोली। अच्छा चलिए, दूसरा लिखा है द इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन था अकॉर्डिंग टू निकोला वाज इंस्पायरिंग। जो निकोला के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन था, वो इंस्ट्रक्शन क्या थी? बड़ी इंस्पायरिंग थी। एंड कन्फर्म हर कैपेसिटी टू लिव इफेक्टिवली विद अ डिसेबिलिटी। ठीक है, अपनी डिसेबिलिटी के साथ, डिसेबिलिटी मतलब हो सकता है फिजिकली विकलांग हो, वो पैर वैर खराब हो, तो उसके साथ है। आगे सीम लिखा आई मेड श्योर आई हैड अ जनरेटर। उसने कहा आई मेड श्योर मतलब मैंने श्योर किया कि मेरे पास एक जनरेटर है। व्हील चेयर बैटरी, हमारी व्हील चेयर की बैटरी वो व्हील चेयर में बैटरी लगती रही होगी जिससे व्हील चेयर चलती थी। और एटलीस्ट अ वीक्स वर्थ ऑफ फूड, और एक हफ्ते का खाना था उनके पास। फूड था, वाटर था और प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, जो डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयाँ थी, वो एक हफ्ते तक के लिए थी। ठीक है, मतलब कोई मुसीबत आने वाली है उसके लिए एक हफ्ते का इंतजाम। आगे लिखा व्हेन आई हर्ड अबाउट द इम्पेंडिंग स्नो स्टॉर्म। इम्पेंडिंग का मतलब क्या हुआ? भावी, होने वाला, आने वाला, जो भविष्य में होने वाला होता है। स्नो स्टॉर्म मतलब बर्फीला तूफान, जिसको एवलांच भी कहते हो। आई ईमेल्ड ऑल ऑफ माई केयर गिवर्स। तो अनाउंसमेंट हुआ था टीवी पे, रेडियो पे अनाउंसमेंट हुआ होगा कि कोई एवलांच, कोई स्नो स्टॉर्म आने वाला है, आप लोग अपने खाने पीने का इंतजाम कर लो। तो इन्होंने क्या किया? ईमेल ऑल माय केयर गिवर्स, जो लोग हमारे ध्यान रखते थे उन सबको मैंने ईमेल किया। टू सी हु लिव्ड नियर बाई, ये देखने के लिए हमारे पास में कौन रहता है और कौन एक्सेसिबल है, कौन हमारे पास जल्दी पहुंच सकता है। ठीक है, तो अब ये स्टार्ट करो। इसमें कहाँ से इसकी स्टार्टिंग होगी? सबसे पहले आप स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढो उसका। तो जो सी स्टेटेड, ये पूरी की पूरी कहानी देखो, ये भी उसने बताया, ये भी उसने बताया, ये भी उसने बताया, तीनों बातें उसने बताई हैं। और बताने की स्टार्टिंग कहाँ हो रही है? यहाँ से हो रही है। सी स्टेटेड, उसने मुझे बताया। उसने बताया, क्या बताया? उसने ये बताया। अब इसके बाद क्या बताया होगा वो आपको ढूंढना है। ठीक है, इसके बाद क्या बताया, उसके बाद ये बताया होगा। पहले देखो शुरुआत, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ। शुरुआत देखो, यहाँ पे शुरुआत तो ऐसी स्टेटेड, उसने बताया कि जो रेडी नाउ पे मुझे सबसे एसेंशियल इन्फॉर्मेशन मिली वो ये थी कि कुछ बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए इमरजेंसी के लिए। ठीक है, उसके बाद उसने क्या काम किया होगा? जब इन्होंने तूफान के बारे में इन्होंने सुना तो इन्होंने सारे जानने वालों को क्या किया? ईमेल किया, पता लगाया कि कौन हमारे पास में है, कौन सबसे पहले आ सकता है। उसके बाद इन्होंने ये श्योर किया कि हमारे पास जनरेटर, व्हील चेयर, ये सारी चीज़ें है कि नहीं है। फिर जाके आएगा लास्ट में बी वाला कि जो इंस्ट्रक्शन मिला था निकोला का, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग था मेरे लिए, बहुत ही मतलब हौसला बढ़ाने वाला था। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो ये लास्ट में लगाना होगा आपको बी को, क्योंकि ये कंक्लूजन कर रहा है।
क्लियर हो गया। तो अब पहले ए होगा, ए के बाद डी होगा, तो ए के बाद देखो शुरुआत यहाँ भी ए में है, शुरुआत यहाँ भी ए में है, सी और इससे शुरू नहीं हो सकता, ठीक है, ए से दोनों शुरू कर रहे हैं। तो अगर हम सी लगा देते हैं, आई मेड श्योर, ये बाद में होगा ना, पहले तो सब लोगों को ईमेल करेंगे, उसके बाद ही तो लोगों को अपना ये सब चीज़ें श्योर करेंगी। तो पहले डी होगा, उसके बाद सी होगा, इसलिए आपका चौथा वाला आंसर होगा, ठीक है। अब आ जाओ बच्चा अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये खाली जगह भरो। देखो लिखा हुआ है द सरमन ऑफ द प्रीस्ट। सरमन का मतलब क्या होता है, उपदेश। प्रीस्ट माने पुजारी होता है। तो पुजारी जी ने जो उपदेश दिया था वाज वेरी शार्ट था, और क्या रहा होगा। तो अगर आप एंड के पहले शार्ट पा रहे हैं तो एंड के बाद भी शार्ट से मिलता जुलता कोई वर्ड ले जाओ। तो शार्ट और कन्वेंस का मतलब क्या होता है, यातायात में सुविधाजनक। कन्वेंस ट्रांसपोर्ट के लिए लगता है, तो यहाँ ट्रांसपोर्ट के लिए कोई मतलब नहीं होगा। कंसाइज, शार्ट एंड कंसाइज, हाँ ये लग सकता है, शार्ट एंड कंसाइज, ठीक है। शार्ट मतलब संक्षिप्त और कंसाइज का मतलब भी होगा संक्षिप्त में। कोन का मतलब कोन ऐसे होता है, नुकीला, जैसे ऊपर कोन टाइप का बनाओ, ये भी होगा। कंसिस्टेंट भी यहाँ नहीं लगेगा, शामिल करने के लिए लगेगा नहीं। तो क्या लगेगा फिर आपका, शार्ट एंड कंसाइज, संक्षेप के लिए। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रू पर्सनैलिटी। अब यहाँ लिखा है इसके लिए आप कोई इडियम और फ्रेज बताओ। यू शोड मी योर ट्रू पर्सनैलिटी व्हेन यू आस्क्ड मी टू गेट आउट ऑफ द हाउस एट मिडनाइट। आधी रात में जब तुमने कहा कि घर से निकल जाओ, तो तुमने अपनी असलियत दिखा दी, तुमने अपना असली चेहरा दिखा दिया, तुमने अपनी असली पर्सनैलिटी दिखा दी। तो ट्रू कलर, क्या दिखा दिया आपने, ट्रू कलर, सही अपना असली रंग दिखा दिया जब आधी रात को मुझे घर से निकाल दिया। तो ये होगा इसमें ट्रू कलर दिखाया, ठीक। अब आगे आ जाओ। व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है, व्हाइट एलिफेंट मतलब कोई एक्सपेंसिव पोजीशन, कोई ऐसी चीज है आपके पास जिसमें 1000 रुपया रोज खर्चा होता है, इनकम 1 रुपये 1 पैसे की नहीं होती, एक्सपेंसिव पोजीशन हो जाता है। बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या होता है, बहुत ईजी काम, बहुत ही आसान, सुख। लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज, जिंदगी जो है ना वो गुलाबों की सेज नहीं है ना, कांटों का मैदान है। हॉट पोटैटो मतलब क्या हुआ, एकदम गर्मा गर्म आलू। तो गर्मा गर्म आलू का मतलब होता है ना कंट्रोवर्सी, जैसे किसी बात पर कोई विवाद चल रहा हो तो उसको कंट्रोवर्सी को कहते हैं हॉट पोटैटो। क्लियर, समझ गए। आंसर क्या होगा बच्चा, आंसर तो मैंने आपको बताया ना कि ट्रू कलर्स। आगे आ जाओ। हालांकि इसमें जो बाकी वाले एडियम्स थे वो भी मजेदार थे, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तैयार रखना है इनको भी। चलो आगे आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, कॉजिंग और वांटिंग टू कॉज हार्म, नुकसान करना या नुकसान करने की इच्छा होना, एविल टू समवन, किसी का बुरा करने की इच्छा। अगर आप मन में किसी का बुरा करने की सोच रहे हैं, भगवान उसकी गाड़ी पंचर हो जाए, उसकी गाड़ी चोरी हो जाए, वो गिर जाए, उसकी टांग टूट जाए, उसकी आंख फूट जाए, इस तरह से आप सोचते हैं, तो क्या होता है, आपको माल वॉलेंट कहा जाएगा। माल का मतलब क्या होता है, MALE जब लगता है तो ये बुरे के लिए लगता है, तो बुरी इच्छा रखने वाला किसी का। चियोटिक का मतलब, कियोटिक मतलब होता है बहुत ही अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित होता है। इनसफेद का मतलब क्या होगा, टेस्टलेस, कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई टेस्ट नहीं होता, बेस्वाद होता है। रैंकर का मतलब एक तरह से आप समझ लो कि बिटरनेस, कड़वाहट से रिलेटेड होता है, बहुत देर खड़े रहने की वजह से होता है ये, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, मालवॉलेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5, कहाँ भागो मत, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको एंटोनियम बताना है, किसका बताना है, क्लियर का। क्लियर मतलब होता है एकदम स्पष्ट, और इसका एंटोनिम क्या होगा, जो स्पष्ट ना हो। तो क्लीन क्या होगा, क्लीन भी साफ होगा। ओपेक का मतलब क्या होगा, जिसके आर पार दिखाई ना दे। अनटाइडी का मतलब क्या होता है, अव्यवस्थित होगा। तो अव्यवस्थित और मेसित तो होगा नहीं, मेस और अनटाइडी एक ही चीज़ हो जाएगी, ये दोनों ही आंसर नहीं होंगे। क्लीन होगा तो साइनोनिम हो जाएगा। ओपेक का मतलब जिसके उस पार दिखाई ना दे, जब आपको उस पार नहीं दिखाई देगा तो धुंधला होगा। धुंधला होगा मतलब ये क्या होगा, नॉट क्लियर होगा। तो ओपेक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में क्या करना है आपको, पैसिव वॉइस में बताना है कि उसको मायरा इंस्टॉल्ड द न्यू सॉफ्टवेयर ऑन हर कंप्यूटर। तो देखो इंस्टॉल्ड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म का मतलब वो हम वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लाएंगे। ऑप्शन क्या होगा, द न्यू सॉफ्टवेयर। द न्यू सॉफ्टवेयर सब में लगा हुआ है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, वाज चाहिए, क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म मतलब वाज या वर लगेगा।
तो वाज ये लगा हुआ है, वर ये लगा है, वर होगा नहीं क्योंकि न्यू सॉफ्टवेयर सिंगुलर है, और इज और हैड की कोई गुंजाइश नहीं, केवल वाज से हमारा काम बन गया। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। 7 में अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, भरमार अरेंजमेंट है जी इसमें, तो कोई बात नहीं, आते हैं इनसे भी निपट लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 7, तो देखो लिखा हुआ है द मूवमेंट बिगेन इन रिएक्शन। जो मूवमेंट था, जो आंदोलन था, बिगेन इन रिएक्शन टू द अगलीनेस ऑफ द इंडस्ट्रियल एज। जो औद्योगिक एज थी, जो इंडस्ट्रियल एज थी, एक समय था इंग्लैंड में जब औद्योगिकीकरण बहुत हो रहा था, जब वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, तो शहरों में बहुत ज़्यादा औद्योगिकीकरण हुआ, तो उसकी वजह से बहुत अगलीनेस था समाज में, चारों तरफ गंदगी, पॉल्यूशन, बेकारी, बीमारी, दुनिया भर की ये सब चीज़ें फैली हुई थी। तो उसी के खिलाफ ये मूवमेंट शुरू हुआ था, ये आंदोलन शुरू हुआ था। किस आंदोलन की बात हो रही है अभी नहीं पता चला है, इसका मतलब हम ए स्टार्ट नहीं कर सकते। दिस आइडिया वाज एम्प्लीफाइड बाय J.W. वॉन। तो ये दिस आइडिया, किस आइडिया की बात कर रहे हैं अभी ये आइडिया भी नहीं, तो पहले आप कहीं पे आइडिया ढूंढिएगा, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसको आगे बढ़ाया किसने, इन्होंने आगे बढ़ाया J.L. टीक ने और अदर्श ने, जर्मनी में। लिखा है एस्थेटिसिज्म। एस्थेटिसिज्म का मतलब क्या होता है, सौंदर्य बोध। ठीक है। वाज अ यूरोपियन आर्ट्स मूवमेंट। ये यूरोप के आर्ट कला का एक मूवमेंट था, सेंटर्ड ऑन द डॉक्ट्राइन दैट आर्ट एग्जिस्ट फॉर सेक ऑफ इट्स ब्यूटी एलोन। आर्ट फॉर आर्ट से, कला कला के लिए होती है। ठीक है। तो इस आधार पर, इस केंद्र बिंदु से, इस सेंटर के साथ ये एस्थेटिज्म का मूवमेंट आगे बढ़ता है। ठीक है। आगे लिखा इट्स फिलोसफिकल फाउंडेशंस वर लेड इन 18th सेंचुरी। इसकी जो फिलोसफिकल फाउंडेशन है वो 18th सेंचुरी में स्थापित की गई थी बाय इमैनुअल कांट। एंड इमैनुअल कांट वाज अ ग्रेट फिलोसफर ऑफ जर्मनी। इमैनुअल कांट जो थे वो जर्मनी के बहुत बड़े फिलासफर थे। इन्होंने सुखवादियों और उपयोगितावादियों के बीच में सामंजस्य स्थापित किया था। ठीक है। तो ये हो गया। तो शुरुआत आप कहाँ से करोगे, एस्थेटिसिज्म से शुरू करोगे। ठीक है ना, ये है चीज़। और ये जो लिखा है कि इन दोनों लोगों ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया, तो किसके थे, इमैनुअल कांट के विचार को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो मतलब डी के बाद हम क्या लगा दें, बी लगा दें सीधे सीधे, और सी से स्टार्ट कर लेना होगा हाल ही में पक्का। और इसी सी को एक्सप्लेन कर रहा है द मूवमेंट। तो एस्थेटिज्म एक मूवमेंट है, ये देखो यहाँ पे लिखा ना आर्ट मूवमेंट है। तो हमारे पास जो कम्बिनेशन लग रहा है इस समय वो क्या बन रहा है कि हम सी से स्टार्ट करें और सी के बाद क्या लगाएं, ए लगाएं, क्योंकि सी में मूवमेंट की बात हो रही है, ए उसको एक्सप्लेन कर रहा है। फिर उसके बाद आते हैं इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट डी में दिए हुए हैं, इमैनुअल कांट के विचारों को आगे बढ़ाने वाले बी में दिए हुए हैं। तो सी ए डी बी हमको ज़्यादा सुटेबल लग रहा है। सी ए डी बी का कोई ऑप्शन है दिया हुआ क्या, ये दिया हुआ सी ए डी बी का ऑप्शन, तो यही आपका आंसर होगा आई थिंक। ठीक, आई थिंक का यही होगा ही, और कुछ लग नहीं रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8 बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है आपको अंडरलाइन पोर्शन के एंटोनियम बताना है। अंडरलाइन क्या दिया, वेटेरन। वेटेरन का मतलब क्या होता है, जो किसी काम में एकदम माहिर होता है। वेटेरन मतलब बहुत ही पक्का, मतलब हाईली एक्सपीरियंस्ड, वो वेटेरन होता है। She is a veteran journalist known for her powerful writing style। वेटेरन होती है, बहुत एक्सपर्ट हो, हाईली एक्सपीरियंस्ड है। अपोजिट बताना है तो नोवाइस हो जाएगा। नोवाइस का मतलब होता है नौसिखिया, नौसिखिया। ठीक है, समझ में आ गया। एक दूसरा वर्ड लिखना चाहो तो लिख सकते हो टायरो। टायरो कैसे, जो गलत हो गया ये TYRO, टायरो। अनएक्सपीरियंस्ड कह सकते हो। ठीक है, तो नोवाइस हो गया। इसका एंटोनिम आपको आंसर मिलेगा। कंडीशनड का मतलब क्या होता है, शर्त के आधार पर। रिनाउंड मतलब बहुत ही फेमस, बहुत नामी गिरामी। और क्रिवाइज्ड का मतलब क्या होगा, तो क्रिवाइज्ड का मतलब होता है नैरो ओपनिंग। कोई चीज़ होती है, जैसे मान लो कहीं दरार हो, जैसे दीवार वाल में कहीं जरा सा सुराख होता है, उससे कीड़े मकोड़े निकल आते हैं, तो नैरो ओपनिंग होती है वो। ठीक है, आगे आ जाओ बच्चा। आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सिनोनिम बताना है किसका, जेन्युइन का। जेन्युइन का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल होता है। क्या होगा, ओरिजिनल। जेन्युइन का ऑथेंटिक होगा, ओरिजिनल, ऑथेंटिक, प्रामाणिक ये होता है।
तो ऑथेंटिक तो दिया हुआ है आपको, ये रियल जेन्युइन ओरिजिनल ऑथेंटिक ये हो जाएगा आपका साइनोनिम हो गया। फैब्रिकेटेड मतलब नकली होगा, एरनियस मतलब भी नकली होता, डिसेप्टिव मतलब भी नकली होता, ये सब नकली के लिए लगते हैं। आगे आ जाओ, आपका क्वेश्चन नंबर 10 बच्चा लोग। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सब्स्टिट्यूट करना है किसको, अंडरलाइन पार्ट को, अगर यहाँ कोई मिस्टेक है तो, और अगर की बात नहीं है ही, क्योंकि चारों ऑप्शन चेंज करने वाले हैं। इफ ओनली का मतलब क्या होता है, काश। इफ ओनली का मतलब क्या हुआ, काश ऐसा होता, काश में करोड़पति होता। करोड़पति क्या यार, अरबपति, खरबपति बोलो ना, कल्पना ही करनी है तो अच्छी सी, काश में खरबपति होता, वो उफ ओनली आई वर अ ट्रिलियनर। तो जब आप कल्पना करते हो तो वाज नहीं लगता, तब क्या लगता है, वर के लिए, नो मैटर आप किस टेंस में हो। जैसे कहते हैं काश तुम चिड़िया होते, अब ये हो जाता है ना, काश तुम चिड़िया, ये एकदम कोरी कल्पना कर रहे हो आप। जब आप कोरी कल्पना करोगे तो सबके साथ वर लगता है, किसी भी टेंस, इसका कोई टेंस ही क्या यार, कोरी कल्पना, ना प्रेजेंट है ना पास्ट है फ्यूचर, आप कल्पना किए जा रहे हो, तो वर लगेगा, सिंगुलर के साथ भी, प्लूरल के साथ भी, सबके साथ वर लगता है, ठीक है। तो गलती हो गई, किसमें गलती है बच्चा, आपको इंप्रूव करो इसको, कहाँ होना चाहिए, क्लियर हो जाओ। आई वर, क्या लिखा है, आई वर यंग अगेन, देखो इफ ओनली आई वर यंग अगेन, काश में फिर से बच्चा होता, कोई आदमी जवान है, जिसे अब मैं कहूँ कि काश में फिर से बच्चा होता, तो कोरी कल्पना ही है ना, तो आई वर यंग अगेन थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर पे आ जाओ बच्चा, देखिए आपका 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर में आपको सेंटेंस का एरर बतानी है। एरर क्या है इसमें, आई एम श्योर दैट द पोस्टमैन वुड बी कमिंग शॉर्टली टू डिलीवर द लेटर। आई एम श्योर, आई एम श्योर, ये आई एम लगा हुआ, आई एम श्योर, तो जब एम लगाओगे तो ये प्रेजेंट होगा, तो जो आपका बेस सेंटेंस है, बेस सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो आपका डिपेंड सेंटेंस फ्यूचर में कैसे हो सकता है, सॉरी पास्ट में कैसे हो सकता है, तो वुड नहीं होगा, आप क्या होगा, विल होगा यहाँ पे, आई एम श्योर, और जो हम उम्मीद कर रहे हैं वो फ्यूचर में होगी, तो वुड विल होगा, वुड नहीं होगा, क्योंकि जो वुड है वो विल की पास्ट है, ठीक है। तो गलती कहाँ हो गई यहाँ पे, विल। अच्छा एरर बतानी है तो जिसमें वुड लगा होगा वही गलत होगा, तो ये वाला आंसर आपका गलत हुआ। चलिए अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 12 में। देखो क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहे हैं, स्पेलिंग एरर का मैटर है, और कह रहे हैं कि कौन सा सेंटेंस है जिसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। तो यहाँ देख लो, द साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट में भैया क्या होता है, PSY और उसके बाद CHO होगा, तो ये साइकोलॉजिस्ट गलत है और ये भी साइकोलॉजिस्ट गलत है, तो पहला और दूसरा तो ऐसे ही गलत हो गए। अब आगे आ जाओ, यहाँ लिखा है तो ये तीसरे में, द साइकोलॉजिस्ट हु आर अ मेजर पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में यहाँ TION होता है, इन्वेस्टिगेशन में TION होना चाहिए ना, यहाँ पर SION नहीं होना चाहिए, ये तीसरा भी गलत हो गया। अब आपके पास चौथा ऑप्शन है ही, इसको सही करना पड़ेगा। तो साइकोलॉजिस्ट, ये देखो मेजर पार्ट इन्वेस्टिगेशन भी सही है, और ये इंटरव्यूड भी सही है, और विटनेसेस भी सही है, एकदम से क्लियर, चार के चारों स्पेलिंग सही किस में आई, चौथे में आई, ठीक। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 में आ जाओ। 13 में क्या कह रहे हैं, एरर का मतलब, अब देखो यहाँ लिखा है कि मारुति लाइक्स एडवेंचर स्टोरीज स्पेशली एंड एडवेंचर्स ऑफ टार्जन। तो मारुति को एडवेंचर स्टोरीज पसंद है, खास तौर से कौन सी, एडवेंचर्स ऑफ टार्जन। तो देखो यहाँ पे एडवेंचर्स लिखा है, इसके पहले एन तो नहीं लगेगा, फिर इसकी जगह पर लगेगा। देखो आपका काम हो तो गया, गलती आपको मिल गई, लेकिन इसकी जगह पर होना क्या चाहिए ये तो हमको बताना है। यहाँ पे होना चाहिए था स्पेशली द एडवेंचर्स ऑफ टार्जन, ठीक है, तो ये दा लगाना चाहिए यहाँ पर। आंसर फिलहाल आपका कौन सा होगा, दूसरा वाला हो गया। आओ 14वें नंबर पर, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें अंडरलाइन किया हुआ है, कह रहे हैं इसकी जगह पर एप्रोप्रिएट एंटोनीम बताओ। एंटोनीम का मतलब क्या हुआ, यहाँ लिखा है माई एनर्जी वेन्ड टू सी माई कॉलेज टीम परफॉर्मिंग पुअरली इन द मैच। वेन्ड का मतलब क्या हो गया, घट जाना, कम हो, मेरी एनर्जी ही घट गई, मेरा जोश, मेरा उत्साह ही घट गया। वेन्ड का मतलब क्या होगा, डिक्रीज हो गया, कम हो गया। तो इसका आपको क्या बताना है, एंटोनीम बताना है, मतलब बढ़ जाना। तो डिम का मतलब घट जाना, साइनोनिम हो गया। ग्रीव का मतलब बढ़ गया, हाँ ये हो गया, ये बढ़ गया। अबेट का मतलब भी क्या होता है, घट जाना, ये भी घटने के लिए लगा, तो ये साइनोनिम हो गया। डिक्लाइंड, ये भी घट गया, तो ये साइनोनिम हो गया। देखो घटने के कितने वर्ड मिल गए आपको, वेन, डिक्रीज, अबेट, डिम,
डिक्लाइन, ये सब घटने के लिए लग गया, एक गिरोह बढ़ा हुआ। ठीक है, आंसर कौन सा होगा? देखो टिक तो कईयों में लग गया, आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15। तो आपका 15 नंबर का, अरे बाप रे, फिर से, हे भगवान, मतलब जिस दिन ये पीछे पड़ जाएंगे तो बस अरेंजमेंट ही अरेंजमेंट दे देंगे। चलो इनसे भी निपट लो भैया, क्या करना है, चाहे जितने क्वेश्चन देंगे हमको तो करना ही करना है ना। लिखा एनीम, एनाइम, एनाइम क्या होता है जानते हो? एनाइम होता है जो एनिमेशन मूवीज, इसी एनाइम से, एनाइम का मतलब होता है निर्जीव को सजीव की तरह पेश करना, इसी एनाइम से बनाना जाता है एनिमेशन, समझ गए ना? हाँ, तो वो अब यहाँ जाओ, एनाइम इज अ स्टाइल ऑफ एनिमेशन पॉपुलर इन जापानीज फिल्म्स। तो एनाइम जो है वो एनिमेशन मूवीज की एक स्टाइल होती है जो जापान फिल्म्स में, जापानीज फिल्म से बड़ी पॉपुलर है। ये हो गया। तो इंट्रोडक्शन, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसको, तो आई थिंक कि ये पहला सेंटेंस हमारा होगा, इंट्रोड्यूस है। आगे लिखा कि मॉडर्न एनाइम बिगेन इन 1956। जो मॉडर्न एनाइम है वो 1956 में शुरू होता है एंड फाउंड लास्टिंग सक्सेस, और उसको सफलता कब तक मिलती रही? 1961 तक इसको सफलता मिली है विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मूसी प्रोडक्शंस। चलिए ये बात हो गई। आगे लिखा है एट द टर्न ऑफ 21st सेंचुरी। अब ये 21st सेंचुरी आ गई तो 2000 के बाद वाली आ गई है ना, ये तो लास्ट में आ जाएगा ना, सी वाला तो आखिरी सेंटेंस होना चाहिए इसी हिसाब से। लगा एनाइम बिगेन टू अटेन वाइड इंटरनेशनल पॉपुलरिटी। तब 21st सेंचुरी में आके इसको पूरी वर्ल्ड वाइड पॉपुलरिटी मिलना शुरू हो जाती है विद द पोकेमॉन। ठीक, पोकेमॉन टेलीविजन सीरीज, जब पोकेमॉन टेलीविजन सीरीज आती है तब इसको दुनिया भर में पॉपुलरिटी मिलना शुरू हो जाती है। मच ऑफ द जीनियर, द जीनियर का मतलब वही एनाइम की बात कर रहे हैं, जो इसमें ज़्यादा काम होता है वो क्या होता है? एम्ड एट चिल्ड्रन, उसमें बच्चों को एम टारगेट करके बनाया जाता है। बट एनाइम फिल्म्स आर समटाइम्स मार्क्ड बाय एडल्ट थीम्स एंड सब्जेक्ट मैटर। हालांकि उसका टारगेट बच्चे होते हैं, बच्चों को ध्यान में रख करके ये सब कुछ बनाया जाता है, लेकिन कभी कभी एडल्ट्स के लिए, बड़ों के लिए भी बनाया जाता है। तो द जीनियर किसके लिए कहा जाता है? एनाइम के लिए। तो ए के बाद आप क्या लगा दो, ए के इंट्रोडक्शन कर रहा है और डी उसके इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ा रहा है। उसके बाद आ जाओ बी लगा लो, क्योंकि बी में 1956 की बात हो रही है, सी में 21st सेंचुरी की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है ए डी के बाद बी सी लगा दो, ए डी बी सी का कोई आंसर मिल जाता है तो ठीक है, हमारा ये वाला मिल गया। चलिए लग गया ना, क्लियर हो गया। अब आगे आ जाओ 16 नंबर पे। 16 में क्या करना है आपको? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। प्रिकॉशन की स्पेलिंग एकदम से ठीक है तो ये आंसर नहीं होगा। कावर्डिश की स्पेलिंग गलत है, कावर्डिश में ये एस गलत है, क्योंकि देखो इसकी स्पेलिंग क्या होती है, पहले कावर्ड लिखो, COWARD कावर्ड होगा, फिर आई लगेगा तो एस नहीं होगा, फिर सी होगा और ई होगा। यही जो एस लगा है वही गलत है, तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। एडिकेट एकदम से स्पेलिंग सही है, रिडिक्यूलस एकदम सही है। तो प्रिकॉशन का मतलब पहले से सतर्क हो जाना, और एडिकेट का मतलब एकदम उचित, पर्याप्त, तो उचित एक तो एकदम होता है। रिडिक्यूलस मतलब होता है हास्यास्पद, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको देख के हंसी सूझे आपको, वो रेडिक्यूलस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाओ 17 पे। 17 में देखो क्या कह रहे हैं, एक्टिव वॉइस में इस सेंटेंस को बनाओ। तो लिखा है शिवम विल बी इन्वाइटेड बाय अस। बाय अस में आगे ले लो वी हो जाएगा और विल बी कट जाएगा, तो वी के साथ ही शैल या विल लगेगा, तो हो सकता है वी शैल या विल, और इनवाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, मतलब घसीट के लिख दिया हूँ, समझ जाना, बाद में शिवम लिखा जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलो अब आगे आ जाते हैं। तो वी के साथ वुड नहीं लगेगा, और शिवम थोड़े नहीं इनवाइट करेगा यार, वी शैल इनवाइट शिवम ये हो जाएगा, वी हैव नहीं लगेगा। ठीक है, तो वी शैल इनवाइट, वी विल होता है या वी शैल होता है, चाहे जो होता है, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 आपका। तो ये रहा 18 में देखो यहाँ लिखा है फेटिश। फेटिश का मतलब क्या होता है? डिवोटेड, एकदम से भक्त जो होता है, अंध भक्त कह सकते हो। फेटिश क्या होता है? अंध भक्त, डिवोटेड ये होता है। ठीक, अंधभक्त आजकल कुछ थोड़ा ज़्यादा ही चल रहा है, मतलब मीम इस पर। तो फेटिश होता है अंधभक्त जो कुछ नहीं सुनेगा अपने आगे। तो शिल्पी हैज फिक्स्ड डिफरेंस, ओ इनडिफरेंस होगा, यही फिर इसका एंटोनिम हो जाएगा, एंटोनिम बताना है। एंड ऑब्सेशन टूवर्ड्स प्रॉब्लम्स इन लाइफ। इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है? इनडिफरेंस होता है उदासीनता, मतलब हम ज़्यादा उस किसी से लगाव ही नहीं है। मतलब जैसे
ऐसे हो जाता है, जैसे कोई घटना ऐसे घटती है, हम उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं या बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। तो एक होता है इंडिफरेंट है, इंडिफरेंट होता है हमें क्या लेना देना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उदासीनता का भाव होता है। तो फेटिश जो होता है बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन होगा, बहुत ज़्यादा डिवेटेड होगा, और इंडिफरेंस क्या होगा, एकदम से उससे बिल्कुल उदासीन होगा, हमें कोई लेना देना नहीं होगा। तो यही जो इंडिफरेंस है यही इसका एंटोनीम हो जाएगा। चलें आगे 19 में, आपके क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ओहो फिर से हद होती है यार, चलो करना तो वही है। हाँ, एक लिखा है अनदर बॉय लिखा, मतलब अभी ये शुरुआत में नहीं आएगा। अनदर बॉय ट्राइड हिज लक एंड वन अ कम्ब, एक दूसरा बच्चा, एक लड़का अपना लक ट्राई करता और जीतता, एक कम्ब जीतता है, एक फाउंटेन पेन जीतता है, रिस्ट वॉच जीतता है, टेबल लैंप जीतता है, वन आफ्टर अदर मेनी चांसेस, जितना बार खेलता है उतनी बार वो अलग अलग चीज़ें जीतता जाता, खूब जीता। ये लिखा एन ओल्ड मैन वन अ ब्यूटीफुल क्लॉक, अच्छा ओल्ड मैन, तो इन्होंने भी कुछ जीता, इन्होंने देखी ब्यूटीफुल क्लॉक जीती। ओल्ड मैन डिड नॉट वांट द क्लॉक सो द शॉपकीपर टुक इट बैक, मतलब ये एक घड़ी जीते थे दीवार वाली, और इनको ये चाहिए नहीं थी, तो दुकानदार ने वो घड़ी वापस ले ली और इनको 15 रुपये दे दिए। ओल्ड मैन खुश, चले गए। चलिए अच्छा, तो पहले ये जीते होंगे, उसके बाद ये जो एनदर बॉय लिखा है वो बाद में जीता होगा, क्योंकि एनदर लगा है इसके पास में। अभी तक में कम्बिनेशन पहले बी होगा, बाद में ए होगा। अब आगे लिखो, भैया लिखा है कि भैया इनकरेज हिम, भैया मतलब समझ रहे होगे ना, भैया ने उसको इनकरेज किया, बट रशीद, अच्छा रशीद तीसरा व्यक्ति है, रशीद वाज नॉट लकी, ये उतने लकी नहीं थे जब वो ट्राई करते हैं अपने लक को, तो ही वन ओनली चीप आइटम्स, जैसे पेंसिल हो गया, इंक बॉटल हो गया, और सून लॉस्ट ऑल हिज मनी, और धीरे बहुत पैसा भी खत्म हो गया इनका। ही सोल्ड ऑल द आइटम्स टू द शॉपकीपर, उसने अपने सारे आइटम शॉपकीपर को बेच दिए और खुशी खुशी घर चला गया। ये ही कौन है, ये वो लड़का है। अच्छा, और यहीं पर रशीद खेलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो मतलब हुआ ओल्ड मैन वाला सबसे पहले हो जाएगा। देखिए आपका क्रम कहानी चल रही है, ये ओल्ड मैन वाला पहला हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, एक दूसरा लड़का आ जाता है, दूसरे नंबर पे आ जाता है, वही लड़का जो है कंटिन्यू आता है डी में, तो दूसरे के बाद ये तीसरा होता है, तीसरे में ही हमको रशीद मिल जाते हैं, तो रशीद भाई साहब यहाँ पर भी दिए हैं, चौथे में सी में भी, तो ये चौथा हो जाएगा। यानी कि हमको क्या लगाना है, बी लगाना है, बी के बाद ए लगाना है, बी ए डी उसके बाद सी। तो देखो बी ए डी सी कहाँ दिया हुआ, ये पहला वाला दिया है बी ए डी सी, ठीक है, समझ गए। चलिए अब आप क्या करेंगे, आप 20 वाला देख लीजिए भाई, एक और है इसमें से। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या करना है आपको, ये अंडरलाइन किया हुआ है और इसको आप इम्प्रूव करिए, इम्प्रूव करना ही पड़ेगा क्योंकि नो सब्स्टिट्यूशन का कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। तो दिस इंसिडेंट ऑकर्ड विदाउट अ वार्निंग, विदाउट अ वार्निंग है, अच्छा तो इसके लिए हम एक वर्ड ढूंढना पड़ेगा, इडियम ढूंढना है उसके लिए। ओ हो इडियम है, विदाउट अकर्ड विदाउट अ वार्निंग, बिना चेतावनी के। तो इसमें क्या होगा, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, कोई घटना घटती है बिना पूर्व सूचना के अकस्मात, तो बोल्ड फ्रॉम द ब्लू होता है जो अचानक ऊपर से आ जाता है, ठीक है। अब लिखा है कि ऑन थिन आइस, ऑन थिन आइस का मतलब बहुत ही रिस्क पे होता है, बहुत पतली सी बर्फ पे अगर आप चल रहे हो तो क्या होगा, एट रिस्क, एट हाई रिस्क लिखो, केवल रिस्क नहीं, एट हाई रिस्क हो जाएगा। इग्नोरेंस इज ब्लिस का मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप उस चीज़ को नहीं जानते हैं तो बहुत अच्छा है। जैसे अगर आपको अपने मौत की डेट पता चल जाए तो जीना मुश्किल हो जाएगा, तो आप नहीं जानते उस चीज़ को तो अच्छा है, आप सुख से जी लोगे। पता चला सुबह मरना है, कम से कम शाम को तो अच्छे से एंजॉय करके जी लेंगे। कभी कभी होता है ना, आदमी शाम को अच्छा खासा पार्टी करता है, सुबह उसकी डेथ हो जाती है। तो उसके लिए मौत की सूचना ना होना उसके लिए क्या था, ब्लिस ही तो थी, तो इग्नोरेंस इज ब्लिस ये होता है। प्ले डेविल्स एडवोकेट, प्ले डेविल्स एडवोकेट मतलब आप दूसरों से सहमत नहीं है, भले दूसरों के अगेंस्ट दूसरे के अपोजिट में बोलते हैं, तो प्ले डेविल्स एडवोकेट होता है, मतलब विरोधी की तरह काम करना। आंसर कौन होगा, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। अब आ जाओ 21। तो भैया 21 से लेकर के 25 तक की वही कहानी है पुरानी वाली। चलो शुरू करते हैं। सोशल मीडिया कैन हैव डैश इफेक्ट्स ऑन मेंटल हेल्थ, सोशल मीडिया जो है वो हमारे दिमाग पर डैश इफेक्ट डाल सकती है, पता नहीं अच्छा डालेगी खराब डालेगी, आगे पढ़ के देखते हैं ना इसको। तो यहाँ सोशल मीडिया का हमारे दिमाग पर इफेक्ट है, पढ़ो आगे लिखा, विद स्टडीज सजेस्टिंग, जो कुछ इस पर स्टडी की गई है उन स्टडीज में यह सजेस्ट किया गया है कि एक्सेसिव यूज कैन लीड टू फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी, जो
अगर सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा यूज करोगे तो आपके अंदर एंजाइटी आएगी, डिप्रेशन आएगा, लोनलीनेस है। अच्छा, तो निगेटिव इफेक्ट है। तो यहाँ पे कैसा इफेक्ट है, आगे जो इफेक्ट्स इन्होंने गिनाए हैं वो निगेटिव हैं। तो निगेटिव हैं तो आंसर में आ जाओ डिजायरस तो होगे नहीं, वांछित परिणाम नहीं होगा, पॉजिटिव परिणाम नहीं होगा, डेलीरियस या डेट्रीमेंटल। तो डेलीरियस भी नहीं लगेगा, क्योंकि डेलीरियस का मतलब होता है अचेत। जब आप होश में नहीं होगे तो अचेत इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्या होगा, डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है, हार्मफुल, नुकसानदायक इफेक्ट। ठीक है, तो पहले के लिए तो हमारा डेट्रीमेंटल हो गया, एक भर चुके। हालांकि ये गलत तरीका जो मैंने अभी किया वो गलत था, लेकिन मिल गया सटीक इसलिए कर लिया, नहीं तो पूरा पैसेज पढ़े बिना भरना नहीं चाहिए, गुनाह है। ठीक है, करना मत ऐसा, वो हम गलती कर बैठे, तरीका ये नहीं होता, हमें पूरा पढ़ने के बाद भरना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, खराब इफेक्ट पड़ा, क्योंकि आगे हमको ये जो गिना रहे हैं वो खराब हैं। तो टू कम्बैट दीज निगेटिव इफेक्ट्स, देखो यहाँ क्या लिखा, दीज निगेटिव इफेक्ट्स, साफ साफ। एक्सपर्ट्स रिकमेंड क्या करते हैं कि सेटिंग डैश फॉर सोशल मीडिया यूज। तो हमें क्या करना, सेटिंग के बाद क्या होगा, टाइम सेट करें सोशल मीडिया यूज के लिए। तो आप टाइम सेट कर लीजिए सोशल मीडिया के यूज के लिए, या आप रूल्स सेट कर लीजिए। ठीक है, अदर स्ट्रेटजी, दूसरी स्ट्रेटजी इंक्लूड डैश विद फ्रेंड्स। तो दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि आप अपने दोस्तों के साथ चैट करो, फैमिली के लोगों के साथ या दोस्तों के साथ चैट करो, फालतू की चीज़ें रील वील ना देखो। आगे लिखा इंगेजिंग इन हॉबीज़ एंड फिजिकल एक्टिविटीज़, अपने आप को अपनी हॉबीज़ में, फिजिकल एक्टिविटीज़ में, खेलने कूदने में इन्वॉल्व करो। सीकिंग प्रोफेशनल डैश इफ नेसेसरी, और अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, अगर ज़रूरत लगे आपको इफ नेसेसरी, तो आप प्रोफेशनल क्या लें, प्रोफेशनल एडवाइस ले लें आप। ठीक है, किसी एक्सपर्ट से सलाह ले लीजिए। As such, it is important to be dash of its potential drawbacks। और हकीकत यह है कि इसकी जो पोटेंशियल ड्रॉबैक है, जो नुकसान है, उससे आपको बचना पड़ेगा हर हाल में। चलिए, तो हम शुरू करते हैं भरना, और पहला तो हम भर ही चुके हैं। ठीक है, हालांकि तरीका गलत था लेकिन भर चुके हैं। नेक्स्ट आ जाओ, आपका ये फिलर नंबर 2 है। फिलर नंबर 2 में यहाँ क्या है कि हमको ये कहा गया, लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने ये राय दी कि इन निगेटिव इफेक्ट से अगर आपको कम्बैट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ रूल्स, मतलब सोशल मीडिया के यूज के लिए कुछ समय सेट करना पड़ेगा या रूल्स। तो प्रिंसिपल से सेट करोगे, गोल से सेट करोगे, स्टैंडर्ड सेट करोगे या रूल सेट करोगे। तो प्रिंसिपल सिद्धांत नहीं सेट करेंगे, इसके सोशल मीडिया के यूज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ रूल्स, स्टैंडर्ड और गोल्स नहीं, रूल्स सेट करना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स सेट किए जाते हैं। आगे आ जाओ नेक्स्ट में। अब रहा आपका क्वेश्चन नंबर ये, तो फिलर नंबर 3, यहाँ पे आप क्या लगाओगे, जिसमें इंक्लूड है दोस्तों के साथ, फैमिली के पर्सन के साथ आप बातें करिए। तो क्या होगा, इंटरेस्टिंग या कोऑपरेटिंग या इन्वॉल्विंग या इंटरैक्टिंग। तो बताओ इसमें क्या लगाओगे आप 23 वाले में। तो मेरी तो समझ से इंटरैक्टिंग आ जाना चाहिए। आप परिवार के सदस्यों के साथ या दोस्तों के साथ इंटरैक्शन बढ़ाइए, तो ये चौथा वाला हो जाएगा। अब आ जाओ आप 5वें वाले नंबर पे। ठीक है, ये चौथा वाला, तो इसमें क्या लगाओगे आप चौथे वाले में, सीकिंग प्रोफेशनल डैश इफ नेसेसरी, जरूरी हो तो प्रोफेशनल की राय लीजिए। तो प्रोफेशनल की इंफॉर्मेशन लेना है, कंसल्ट करना है, गाइडेंस लेना है, एडवाइस लेना है। ये दोनों से ही हो सकता है, लेकिन ये एडवाइस नहीं होगा क्योंकि ये वर्ब है। हमें अगर यहाँ पर लगा होता एडवाइस सी तो ये सही हो जाता, इसलिए नहीं होगा, तो हमें प्रोफेशनल गाइडेंस लेना होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आखिरी वाला फिलर है, तो ये 5वें वाले पे क्या लगाओगे आप, ये बता दो हमको। तो हमको क्या करना है, इम्पोर्टेंट टू बी डैश ऑफ इट्स पोटेंशियल ड्रॉबैक्स, हमें इसकी जो पोटेंशियल ड्रॉबैक है, इसके जो नुकसान है, उसका संज्ञान लेना पड़ेगा, उसको हमें अपनी जानकारी में लेना पड़ेगा। स्केप्टिकल का मतलब हमें उस पर डाउट करना होगा, बिल्कुल नहीं। कॉग्निजेंट का मतलब ये सही होगा, कॉग्निजेंट का मतलब उसको हमको अपने संज्ञान में, अपनी नॉलेज में लेना पड़ेगा। वी मस्ट बी अवेयर, हमें इससे ज़रूर अवेयर होना पड़ेगा कि इसके जो पॉसिबल ड्रॉबैक्स हैं वो क्या हैं। इनडिफरेंट नहीं हो सकते, आपको जानना ही पड़ेगा उसको। इग्नोरेंट तो बिल्कुल होगा, अनजाने में ना, आपको उसके बारे में, इग्नोरेंट का ठीक अपोजिट होगा कॉग्निजेंट, आपको उनके बारे में अवेयर होना होगा, जानना होगा। तो इसमें 25 वाले में दूसरा लग गया। तो इस तरह से हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस, आज के 25 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं, और ये सेट नंबर भी 25 था। क्या इत्तेफाक है, 25 × 25। चलिए अब लगा लीजिएगा कितने क्वेश्चन होते हैं, मुझे मैथ नहीं आती है। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।
ठीक है। और अपनी सलाह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए अगर अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है। तो आज का सेशन यही वाइंड अप करेंगे, कल हम लोग मिलेंगे 24 तारीख के सेकेंड सेट के साथ। तब तक खाते पीते रहिए, मस्त रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।